हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप? हमारे स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें मौर्य प्रशासन, मौर्यों के प्रशासन के बारे में हम बात करेंगे। मौर्यों के प्रशासन के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दो ग्रंथों से मिलती है। एक तो अर्थशास्त्र, चाणक्य का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र से, और दूसरा मैक्सथनीज की इंडिका, और तीसरे नंबर पर आते हैं अशोक के अभिलेख। तो इन तीन स्रोतों से हमें मौर्यों के प्रशासन के बारे में बड़े विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। अन्य अनेक और भी ग्रंथ हैं जिनसे मौर्य प्रशासन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहला जो सवाल यहाँ पर हमारे पास आता है वो ये भी, मौर्यों के प्रशासन की प्रकृति कैसी थी? तो मौर्यों का प्रशासन जो था वो केंद्रीकृत प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन या केंद्रीकृत प्रशासन। अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन पाया जाता है मौर्य साम्राज्य के दौरान। समस्त शक्तियां मौर्य सम्राट में निहित थी और पूरे के पूरे जो अधिकार हैं वो सारे सेंटर के पास, केंद्र के पास थे। वे प्रशासन को चलाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। अधिकारियों की नियुक्ति से पहले उन्हें एक परीक्षा की एक प्रक्रिया थी, एक उनका सिलेक्शन का एक प्रोसेस था, उससे उनको गुजरना होता था, जिसे कहा गया है उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण से जो गुजर जाता था फिर उसको अधिकारी के रूप में मौर्य प्रशासन के अंतर्गत नियुक्ति दी जाती थी। तो यहाँ हम पूरी डिटेल से मौर्य प्रशासन के बारे में बात करेंगे। पहला सवाल हमने हल किया है भी, प्रकृति कैसी है? अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन है। पूरे जो इस विशाल मौर्य साम्राज्य का प्रशासन चलाया जा रहा है उसकी धुरी एक ही जगह है, राजधानी पाटलिपुत्र में। तो जितने घटक हैं प्रशासन के, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है राजा। तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो सम्राट है, राजा कह दिए, सम्राट कह दीजिए, जो सम्राट है वो सर्वशक्तिमान है। सारी शक्तियां उसमें निहित है। तीनों प्रकार की शक्तियां, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तीन अंग हम सरकार के भी पढ़ते हैं ना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तीनों प्रकार की शक्तियां जो हैं वो सम्राट के अंदर निहित थी। सम्राट ही सेना का सर्वोच्च सेनापति था, वही सर्वोच्च न्यायाधीश था और वही सर्वोच्च जो कह सकते हैं अपने प्रशासनिक अधिकारी था। सब उसके अधीन थे। वो किसी की भी जो है राय मानने के लिए पूर्णतः बाध्य नहीं था। अतः हम कह सकते हैं कि सम्राट निरंकुश था। सभी शक्तियां सम्राट में निहित थी। सम्राट के बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है अपना शासन कार्य। कोई भी सम्राट अकेला नहीं चला सकता है, कुछ लोगों की सहायता की उसको जरूरत पड़ती है, जिसे मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद कह देते हैं। तो यहां हमारे पास नाम आता है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद कुछ ऐसे लोगों से निर्मित एक सभा थी जो अलग अलग प्रकार के विषयों से संबंधित जो भी सुझाव हैं वो सम्राट को देते थे। मंत्री परिषद के सदस्य भी, जो पीछे हमने बात की उपदा परीक्षण वाला, उस दौर से गुजर के उनके वंश और उनके ज्ञान के आधार पर उन्हें पद आवंटित किए जाते थे। मंत्री परिषद अपेक्षाकृत एक बड़ा समूह था। इसमें छोटा आ जाता है एक मंत्रिण। मंत्रिण में ऑलमोस्ट 3-4 लोग हुआ करते थे। यूं आप कह सकते हो भी ये तो पूरा मंत्रिमंडल है और ये कैबिनेट है। अभी जैसे होता है ना भी, मंत्री परिषद तो बड़ी होती है लेकिन कैबिनेट में थोड़े मंत्री होते हैं और जो खास मुद्दे होते हैं उनकी चर्चा पूरी मंत्री परिषद के सामने न करके कैबिनेट में की जाती है। तो कैबिनेट जिसको मंत्रिण कहा है उसमें 3 से 4 सदस्य होते थे। इसके अपेक्षाकृत मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती थी। तो राजा अलग अलग विषयों से संबंधित जो है अपने मंत्रिण से विचार विमर्श करता था। इनको सर्वोच्च वेतन जो है मौर्य प्रशासन के अंतर्गत वो मंत्रिण को ही मिलता था।
इसके अलावा बाकी मंत्री परिषद के सदस्य और फिर अन्य अधिकारियों की बात आती है। तीसरे नंबर पर आता है मंत्रियों के बाद अधिकारी। बहुत लंबी चौड़ी संख्या में मौर्य प्रशासन के अंदर विद्यमान थे अधिकारी। अधिकारियों की बात करें तो सर्वोच्च जो अधिकारी हैं उन्हें तीर्थ कहा गया है। क्या कहा गया है? तीर्थ। और इन तीर्थों की संख्या कितनी बताई गई है? 18। प्रमुख जो सर्वोच्च अधिकारी हैं मौर्य प्रशासन के अंतर्गत, पावरफुल अधिकारी, इन्हें तीर्थ कहा गया है और इनकी संख्या 18 बताई गई है। इनमें वो सब जो मुख्य हैं, चाहे वो राजकोष का अधिकारी है या मुद्रा से संबंधित है, टकसाल से संबंधित है या व्यापार वाणिज्य से संबंधित है या कोष से संबंधित है या सेना से संबंधित है, ये सेनापति वगैरह जितने भी हैं, पन्याध्यक्ष वगैरह जो है, सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन तीर्थों की सहायता के लिए जो है अन्य अधिकारी भी होते थे जिनकी संख्या बताई गई है 27 और इन्हें कहा गया है अध्यक्ष। ये हमें अर्थशास्त्र से इनके नाम मिलते हैं 27 अध्यक्षों के। ये जो है वन है, खान है, खनिज है और अन्य जो पशु संपदा वगैरह वगैरह या जल प्रबंध है, अलग अलग जो भी प्रशासन के काम होते हैं उन सब से संबंधित, चाहे वो बूचड़ खाने का अध्यक्ष है, चाहे वो बाजार से संबंधित जो है बिक्री को कंट्रोल करने वाला अध्यक्ष है, तो सब कामों के लिए, चाहे चारागाह का अधिकारी है, तो यूँ ये 27 अध्यक्षों का जिक्र आता है। इनका डिटेल से नाम की हमें सूची मिलती है अर्थशास्त्र में। और 18 ये भी तीर्थ हमें अर्थशास्त्र में कहा गया है, ये बड़े अधिकारी हैं भी। तो ये हो गए हैं कर्मचारी मौर्य प्रशासन के और नियुक्ति इनकी वही उपदा परीक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करेंगे नगर प्रबंध की, चौथे नंबर पे नगर प्रबंध। जैसे नगर प्रबंध के रूप में अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो हमारे पास है वो है मैगस्थनीज का ग्रंथ इंडिका। उसमें वो पाटलिपुत्र का बड़ी विस्तार से वर्णन करता है, उसके क्षेत्रफल का, उसकी जनसंख्या का, कैसी उसकी भव्यता है, सब चीज़ों का। साथ ही वो पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बात करता है। वो 6 समितियों की चर्चा करता है भी नगर प्रबंध के लिए, नगर का प्रशासन चलाने के लिए कुल कितनी समितियाँ थी, तो वो कहता है 6 समितियाँ थी और प्रत्येक समिति के अंदर 5-5 सदस्य थे। 5-5 सदस्यों वाली कुल कितनी समितियां? 6, तो 30 कर्मचारी हो गए हैं। अब ये समितियां अलग अलग थी, जनसंख्या से संबंधित, विदेशी यात्री जो आ रहे हैं उनकी देखभाल से संबंधित, व्यापार वाणिज्य से संबंधित, या लोगों का जो स्वास्थ्य वगैरह है, जनउपयोग के कार्य हैं उनसे संबंधित। तो यूँ अलग अलग के कामों के लिए कुल 6 समितियां और उनमें 5-5 सदस्य। तो ये इस प्रकार से एक नगर की व्यवस्था होती थी। नगर का एक प्रमुख अधिकारी होता था, पूरा जो है अधिकारियों का सेटअप सेट किया हुआ था। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था मौर्य प्रशासन के अंतर्गत हमें देखने को नहीं मिलती है। 5वां महत्वपूर्ण भाग आ जाता है सेना। मौर्य प्रशासन का एक प्रमुख अंग है सेना। सेना के अगर प्रमुख अंगों की बात करें तो सेना के प्रमुख अंगों में थे पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात और अंतिम है पैदल हो गया, अश्व हो गया, हाथी हो गया, रथ हो गया, यातायात हो गया और नौसेना, नौकायान वाला कह दो, नाविक शक्ति। तो ये 6 हैं वे। ये भी मैगस्थनीज हमें बताता है भी 6 अलग अलग अंगों के लिए 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में दोबारा वही जो नगर प्रबंध के लिए कहा है वही बात वो सेना के लिए कहता है भी 6 समितियां थी, प्रत्येक में 5-5 अधिकारी हुआ करते थे जो पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात और जो नौसेना है उसका इंचार्ज संभालते थे। युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करता था उसको नायक कहा जाता था और सेनापति का मुख्य कर्तव्य जो है सेना की भर्ती और सारी व्यवस्था की जो है देखभाल करना था। अलग अलग कार्यों के लिए, चाहे वो यातायात का प्रबंध से यहाँ मीन्स है जब किसी अभियान पे सेना जा रही है तो सैनिकों के लिए जो राशन पानी है, उनकी अन्य जो जरूरत की वस्तुएं हैं और उनके लाने ले जाने का प्रबंध है, ये सारा इसके अंतर्गत देखा जाता था। तो अलग अलग कामों के लिए
मौर्य, ये ध्यान देने वाली बात है भी अव्यवस्था नहीं थी। प्रत्येक कार्य के लिए हर जगह पे केंद्र द्वारा अधिकारी नियुक्त किए गए थे और सभी काम बड़े प्रॉपर वे में होते थे क्योंकि न्याय व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। छठे नंबर पर आ जाता है सेना के बाद में न्याय। न्याय के बारे में जो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है वो तो है भी न्याय व्यवस्था कैसी थी, कठोर थी। यही अगर प्रश्न मैं आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में करूंगा, आगे हम मौर्यों के बाद गुप्तों के बारे में पढ़ेंगे, तब हम कहेंगे भी गुप्तों के समय में न्याय व्यवस्था कैसी थी, कठोर बिल्कुल भी नहीं थी, अत्यंत नरम थी। और ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है चीनी जो बौद्ध यात्री है फायन, वो इसके बारे में हमें बताता है भी जो न्याय व्यवस्था है वो अत्यधिक नरम है, कठोर दंड नहीं दिए जाते हैं, अंग भंग या मृत्यु दंड जैसे दंड नहीं दिए जाते हैं। लेकिन मौर्यों के टाइम में न्याय व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। दो तरह के न्यायालय थे, एक तो धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधन। नाम से स्पष्ट है, धर्मस्थीय जो न्यायालय थे ये तो दीवानी थे और कंटक शोधन वाले जो थे ये फौजदारी मुकदमों के लिए। और दो तरह के न्यायालय होते हैं ना भाई, आज भी दो तरह के न्यायालय होते हैं। आप ध्यान दें, अभी भी दो तरह के कोर्ट होते हैं कोर्ट परिसर के अंदर। एक दीवानी कोर्ट अलग होती है, जिला स्तर पर बात करें तो वहाँ भी दीवानी जो मामलों की सुनवाई वो अलग होती है दीवानी कोर्ट में, और जो फौजदारी मुकदमे हैं उनकी सुनवाई अलग होती है फौजदारी कोर्ट के अंतर्गत। दोनों के लिए वकील भी अलग अलग होते हैं। जो दीवानी वाला काम करते हैं वो ज़्यादातर दीवानी मामले ही देखते हैं और फौजदारी वाले फौजदारी के। तो सेम व्यवस्था जो अब हम देखते हैं मौर्यों के टाइम में भी हमें मिलती है। कहने का मतलब उन्होंने न्याय व्यवस्था के अंतर्गत दीवानी और फौजदारी दोनों के लिए कानूनों का क्लासिफिकेशन भी किया होगा और दोनों न्यायालयों को अलग अलग किया है। इसके अलावा जो जुडिशियल पद्धति है उसके आधार पर न्याय व्यवस्था में काम किया जाता था। और अगर बात करें, ये तो केंद्र स्तर पर हमने न्यायालयों की बात की है, अगर स्थानीय स्तर पर बात करें तो संग्रहण और द्रोणमुख, संग्रहण और द्रोणमुख ये दो प्रकार के जो हैं वो प्रांत स्तर पर या जनपद स्तर पर जो है ये दो न्यायालय अवस्थित थे। नेक्स्ट आ जाता है न्याय के बाद में गुप्तचर व्यवस्था में। गुप्तचर व्यवस्था तो मौर्यों की गुप्तचर व्यवस्था बहुत शानदार थी, अच्छी थी शुरू से लेके। दो तरह के गुप्तचर हम पढ़ेंगे। एक तो संचारा, संचारा है जो घूम घूम के लोगों के बारे में और जिसके भी बारे में उनको नियुक्ति दी गई है उन सब चीज़ों के बारे में जो पड़ताल करते थे उनको हमने कहा है संचारा। दूसरा हम लेते हैं संस्था। तो संचारा वो गुप्तचर हैं जो घूम घूम के जो है जानकारियां इकट्ठी करते हैं और उनको केंद्र तक, सम्राट तक पहुंचाते हैं। और संस्था वो गुप्तचर हैं जो एक ही जगह पर स्थायी रूप से बसते हैं। विस्तार से हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो संस्था के अंतर्गत हम देखते हैं भी गरीब किसान के रूप में या विद्यार्थी के रूप में या किसी योगी के रूप में या भिखारी के रूप में, यूँ कोई भेष बदल के जो है गुप्तचर वो एक ही जगह पर स्थायी रूप से बस जाते थे और वहाँ से उस नगर में जहाँ वो रह रहे हैं, अब मान लो सम्राट ने किसी प्रांतपति के यहाँ, मान लो उज्जैन का जो प्रांतपति है उसकी पूरी जानकारी उसको चाहिए, तो वहाँ उसने महल के अंदर ही जो इस किस्म के गुप्तचर बिठा रखे हैं। अब वो चाहे किसी हिजड़े के रूप में है या किसी नर्तक नर्तकी के रूप में है या किसी भी रूप में है, तो वो रह वहीं रहे हैं लेकिन लगातार सूचनाएं सम्राट तक भेज रहे हैं। दूसरा संचारा, ये वो गुप्तचर थे जो घूम घूम कर जानकारियाँ इकट्ठी करते थे। इसमें भी सन्यासी या फिर कोई नृत्य दिखाने वाले, कोई खेल तमाशे दिखाने वाले, इस प्रकार के अलग अलग वेशभूषों के अंदर बहुत ही खतरनाक किस्म के गुप्तचर भी थे जो घूमते थे भी। अर्थशास्त्र के अंदर हमें पूरा डिटेल से
अलग अलग गुप्तचरों की श्रेणियां बताई गई हैं, उनके नाम बताए गए हैं भी इस नाम के गुप्तचर हैं, उनकी ये खासियत है, इनकी ये खासियत है। तो गुप्तचर व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी और आम जनता से लेके, जो मौर्य सम्राट होता था उसके पास आम जनता से लेके और बड़े से बड़ा जो अधिकारी है, चाहे वो प्रांतपति है, किसी एक प्रांत का स्वामी है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, तो वहां तक की जो है पूरी डिटेल से सूचना मौर्य सम्राट के पास पहुंचती थी। तभी हम कह देते हैं भी मौर्यों ने लोगों के निजी जीवन में भी हस्तक्षेप किया, क्योंकि जो उनकी गुप्तचर प्रणाली है वो इतनी स्ट्रांग थी भी लोगों की निजी सूचनाएं भी सम्राट के पास होती थी। जैसा हमने अशोक के बारे में पढ़ा था, उसने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की और उनके लिए ये आदेश जारी किया भी सम्राट कहीं पर भी है, कैसे भी है और कोई भी समय है, जब भी प्रतिवेदक आए उन्हें तुरंत सम्राट से मिलने दिया जाए और अगर सम्राट सो भी रहा है तो उसे जगाया जाए और फिर प्रजा हित की अगर कोई खबर है तो सम्राट को बताई जाए भी। तो गुप्तचर व्यवस्था हम कहेंगे भी मौर्यों की अत्यंत मजबूत थी भी। नेक्स्ट आ जाएगा हमें न्यायिक गुप्तचर व्यवस्था और उसके बाद आ जाएगा राजस्व। भूमि का जो है 1/6 से 1/8 भाग तक जो है भूमि कर के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा जो भूमि नहरों द्वारा सिंचित थी तो वहाँ कर अधिक लिए जाते थे। इसके अलावा जो वनों, जैसे मान लो वनों से उपज पैदा हो रही है तो उसके ऊपर कर लगाया जाता था। खदानों से कोई कुछ निकाल रहा है उस पर कर लगाया जाता था। बिक्री कर लगाया जाता था और तरह तरह के जो जुर्माने हैं वो वसूल किए जाते थे। हम ऐसा पूरी डिटेल से जब प्रशासन पढ़ते हैं तो गली में अगर किसी ने कीचड़ भी फैला दिया है तो उसके ऊपर भी कर रखा हुआ था, वो कर फिर टैक्स उसको देना पड़ता था। तो इस प्रकार राज्य की आय के बहुत सारे स्रोत थे और ये सारा राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आ जाता है। अंतिम है जनोपयोगी कार्य। तो बहुत सारे जनोपयोगी कार्य भी मौर्य सम्राटों द्वारा किए गए। सबसे बढ़िया उदाहरण हम सुदर्शन झीलवाड़ा भी लेते हैं। इसके अलावा अशोक ने बहुत सारे जनोपयोगी कार्य किए। अनेक सराय, तालाबों, कुओं का, सड़कों का निर्माण करवाया। जो जीटी रोड जिसको हम कह देते हैं, जिसका निर्माण बाद में मध्यकाल में हुआ है, तो शुरू में उसका जो निर्माण है वो प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। उसमें जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है बंगाल की खाड़ी में, उसको डायरेक्ट जोड़ा गया था, जो स्थल मार्ग से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता है। कहने का मतलब भारत में से होते हुए पंजाब और पंजाब से अफगानिस्तान की तरफ वो रास्ता जाता है भी। तो ये था मौर्य प्रशासन। अभी हम आगे बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन के बारे में। अभी हमने बात की है किसके बारे में? केंद्रीय प्रशासन के बारे में। और आगे हम बात करने वाले हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो केंद्रीय प्रशासन के बाद प्रांतीय प्रशासन। मौर्य प्रशासन के दो भाग हमने किए, पहला केंद्रीय प्रशासन और दूसरा प्रांतीय प्रशासन। ये दो भाग हमने किए हैं, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत पूरे मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था। पहला उत्तरापथ, दूसरा दक्षिणापथ ले लो, तीसरा अवंतीपथ और चौथा मध्य प्रांत। ये 4 सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय में ये 4 प्रांत थे। अशोक के समय में एक 5वां प्रांत इसमें और जुड़ गया और उसका नाम हम लेंगे कलिंग। उत्तरापथ के अंतर्गत उत्तरी भारत सारा आ जाता है। दक्षिणापथ के अंतर्गत जो दक्षिण के क्षेत्र हैं मौर्यों के अंडर में। अवंतीपथ के अंतर्गत जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, पश्चिमी भारत के जो इलाके हैं, जिसकी राजधानी उज्जैन आ जाती है, जहाँ का अशोक प्रांतपति था। और मध्य भाग में मगध, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी आ जाती है। और कलिंग उड़ीसा में तोशाली नामक जगह है, वो कलिंग की राजधानी आ जाती है। तो 4 भागों में बांटा हुआ था प्रांतीय प्रशासन। और अशोक के समय में 5वां नया प्रांत कौन सा जोड़ा गया? कलिंग। प्रांतों का जो शासक था प्रांतपति
वो राजकुमार हुआ करता था। राजकुमारों को ही प्रांतपति के रूप में नियुक्त किया जाता था और राजकुमारों को उनके शासन में सहायता देने के लिए जो अधिकारी होते थे, प्रांतीय प्रशासन, और चलाता कौन था इसको? राजकुमार। राजकुमार चलाता था एज ए प्रांतपति के रूप में। और राजकुमार की सहायता के लिए जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनमें एक तो धर्म महामात्र, ये राजकुमार को प्रशासन में सहायता देने के लिए है, और दूसरा अमात्य, ये उसके प्रमुख अधिकारी थे। तो सबसे ऊपर आ गया केंद्र या पूरा मौर्य साम्राज्य। फिर इसको बांटा हमने प्रांतों में, और टोटल कितने प्रांत लिए? 5। ये वो 5 प्रांत हैं भी, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ, मध्य प्रांत और कलिंग। प्रांतों को फिर आगे जो हम बांट देते हैं विषय या आहार में। विषय का जो प्रमुख अधिकारी था उसको विषयपति कहा गया है। और यहां जो विषयपति है उसकी सहायता के लिए प्रदेष्टा, राजूक युक्त नामक ये अधिकारी थे। प्रदेष्टा, राजूक युक्त, ये इनके बारे में अशोक कहता है, जब हम आगे प्रशासनिक सुधार वाला टॉपिक करेंगे तो हम कहेंगे भी राजकों की नियुक्ति की अशोक ने, और अशोक ने अपने लेखों के अंतर्गत कहा है भी मैं मेरा प्रशासन राजकों को संभाल के यूं निश्चिंत हो गया हूं जैसे एक माँ अपने बच्चे को एक कुशल धाये को सौंप के निश्चिंत हो जाते हैं। भी किसी माता का नवजन्मा बच्चा है और वो कुशल धाये माँ है, उसको उसने सौंप दिया है तो वो निश्चिंत हो जाती है, उसको पता है मेरा बच्चा सुरक्षित है। उसी प्रकार उसने कहा भी मैं भी निश्चिंत हूँ, ये बात राजूक के लिए उसने कही है। तो पूरे साम्राज्य को 5 प्रांतों में, प्रांतों को आगे बांटा गया है विषय या आहार में। और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर अगर बात करें, ग्रामीण स्तर पर, तो ग्रामिक नामक अधिकारी था, आपको पता है, या ग्रामीणी भी कह देते हैं, जो गांव का प्रशासन देखता था। तो ये पूरी प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था थी सारी, और नौकरशाही के पास विस्तृत अधिकार थे, और नौकरशाही के माध्यम से ही ये पूरी व्यवस्था चलाई जाती थी। केंद्रीकृत व्यवस्था थी, और जो गुप्तचर थे वो सार्वजनिक हित के मामले और लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी हस्तक्षेप करते थे। तो गुप्तचर व्यवस्था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से लोगों के निजी जीवन में वो हस्तक्षेप करते थे। नौकरशाही को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, तो जो दूर दराज के इलाके थे मौर्य प्रशासन में, वहाँ ये जो नौकरशाही है वो लाल फीताशाही में बदल जाती है, और वो लोगों का शोषण भी करते हैं, अत्याचार भी करते हैं। ऐसा उदाहरण हमारे पास है जब हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा भी बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहले सुसीम को भेजा गया और फिर अशोक को। अशोक ने बड़ी नीति से वहाँ पे काम लिया, लोगों से बात की, उनसे पूछा भी आप क्यों विद्रोह कर रहे हो? तो उन्होंने बताया भी सम्राट से हमारा कोई द्वेष नहीं है, सम्राट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें दिक्कत है आपके इन अधिकारियों से। आपके जो अधिकारी यहाँ नियुक्त हैं वो हमारा शोषण करते हैं, वो हमें तंग करते हैं। तो वहाँ से अशोक ने जो प्रशासनिक सुधार वाला जो बीड़ा है वो उठाया। तो ये प्रांतीय प्रशासन हो गया है। अभी हम बात करेंगे, देखो न्यायालयों की हम बात कर चुके हैं प्रांतीय प्रशासन में। पहले ही मैंने आपको पीछे जो हमने न्याय व्यवस्था के बारे में लिखा, तो प्रांत स्तर पर जो न्यायालय थे उनके बारे में, संग्रहण वगैरह के बारे में हम बात कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे अशोक द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार। ये मौर्य साम्राज्य में हमारा अंतिम टॉपिक है, अशोक द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार। तो अशोक द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार, इनकी शुरुआत जैसा मैंने अभी बताया भी तक्षशिला से इस बात का उनको बोध हुआ भी प्रशासनिक व्यवस्था को और ज़्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। हालांकि जो मौर्य प्रशासन है वो शुरू से चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लेके ही बड़े अच्छे तरीके से चलता आ रहा था। जैसा चाणक्य ने जैसी राज्य की व्यवस्था बनाई, अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है हर काम के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति हुई, तो प्रशासन सही तरीके से चल रहा है। फिर भी उसमें और ज़्यादा सुधार किए। मुख्य अगर हम बात करें तो एक तो
धर्म महामात्रों की जो नियुक्ति है, जो अशोक द्वारा प्रांतों में की गई है, नियंत्रित भी करने के लिए शासन व्यवस्था को, और साथ ही लोगों के नैतिक जीवन में उत्थान के लिए जो धर्म महामात्रों की और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। इसके अलावा जो राजुक नामक अधिकारी प्रांतों में हमने पढ़ा है, इनको अशोक ने न्याय से संबंधित असीमित अधिकार दिए, भी आप पर कोई नियंत्रण नहीं होगा और आप जो भी न्याय है उसको निष्पक्ष रूप से करें। तो राजुकों को स्पेशल पावर दी। तो अभी राजुक के बारे में हमने जिक्र किया था। धम्म महामात्रों को जो है प्रत्येक 5वें वर्ष धम्म यात्रा पर जाने का आदेश दिया और विस्तृत अधिकार इनको दिए गए। इसके अलावा गुप्तचर व्यवस्था को पूरा स्ट्रॉन्ग किया, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया अशोक ने, और उसने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की और ये आदेश हुआ भी ये सम्राट को किसी भी समय प्रजा से संबंधित कोई भी सूचना है वो दे सकते हैं भी। तो इन सब सुधारों के साथ ही साथ अशोक ने पूरे साम्राज्य के अंदर एक जैसी विधि संहिता को लागू करने का प्रयास किया, और जो धम्म के माध्यम से उसने एक जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये भी एक हमारा बढ़िया प्रश्न है भी। भारतीय इतिहास में पहली बार लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो किस शासक के समय प्रकट होती है? तो सम्राट अशोक के समय जो राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा है वो प्रकट होकर सामने आती है। उन्होंने कहा भी राजा पिता के समान है और उसे अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करना चाहिए, और उसका जो अधिकतम प्रयास है वो लोकानुरंजन और यहाँ लोक परोपकार के जो कार्य है, लोगों के कल्याण से संबंधित जो कार्य है वो उसको अधिक से अधिक करने चाहिए। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वाला जो सिद्धांत है ये व्यवहारिक रूप में अपनाया है सम्राट अशोक ने, और अनेक प्रयास भी उन्होंने किए हैं प्रजा की सुविधाओं के लिए। अनेक प्रकार के कुएं, तालाब, सराय, नहरें वगैरह खुदवाने का उसने प्रयास जो है किया है। इसके अलावा एक जैसी न्याय व्यवस्था सबको उपलब्ध हो सके, सबके लिए एक जैसी विधि संहिता हो सके, और प्रजा अपनी के नैतिक उत्थान के लिए उनका जो भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो धम्म की संहिता है वो प्रस्तुत की। धम्म का आविष्कार अशोक ने किया है ताकि पूरे भारत को एक एकता के सूत्र में बांधा जा सके। एक भारत और भारतवर्ष की जो अवधारणा है उसको चरितार्थ किया जा सके। तो ऐसा सम्राट अशोक का प्रयास था। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतने, थैंक यू।